I have always wondered why there has been so many feminist movements and protests across the globe in last decade. चाहे वो यूएन का ही फॉर शी हो या हॉलीवुड का मी टू या बॉलीवुड का या फिर नॉर्मल protests and agitation. I wanted to know what is their ideology. Who are these radical feminists? Why there is so much men hating? What actually do they mean by equality of men and women? Where does this feminism come from? Why people are calling it the fourth wave of feminism? What were the first three waves? And also the recent controversy of boys locker room and girls locker room, which is partially linked with feminism, and it is one of the reasons which struck me to make a detailed video on this topic. So here it is, the third episode of this series, ये चल क्या रहा है. So video going to be in three parts. First, what are the four waves of feminism? Second, why feminism is important? And third, what is wrong with feminism today? So let's begin. मुझे पता है ये मेरी वीडियोस का सबसे बोरिंग पार्ट है टू डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ द टॉपिक्स एंड टू नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, बट इट इज आल्सो द क्रूशियल पार्ट, क्योंकि सुपरफिशियल नॉलेज लेके अपने आप को इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल बोलने का कोई मतलब नहीं है. तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1848 से, व्हेन द फर्स्ट टाइम इन वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली इन यूएसए पीपल एक्सेप्टेड कि women आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स और उनको भी हक है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का या पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बोलने का. मगर ऐसा नहीं है कि फेमिनिज्म की शुरुआत यहीं से हुई या इससे पहले फेमिनिज्म के बारे में किसी को पता नहीं था. ये बस एक पहला सस्टेन्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स दिलाने का. इस बार तो चाहिए ही चाहिए. बट हुआ क्या कि 1870 में यूएसए ने 15th अमेंडमेंट पास किया, जिसकी वजह से ब्लैक मैन को वोट करने का राइट मिल गया और इसके बाद सारी वुमेन कम्युनिटी में भौकाल मच गया. और उनका भी कहना सही था कि आपने फॉर्मर स्लेव्स को वोटिंग राइट देना जरूरी समझा बजाय कि व्हाइट वुमेन को देने के, जो अपने आप को उनसे सुपीरियर मानती थी. अब एक वर्ड को समझो, सफरेज, जिसका मतलब है इलेक्शन में वोट करने का राइट. और इस इंसिडेंट के बाद सारी वुमेन खुद को सफरेजेट्स बोलने लगी, जिसका मतलब है एज ए वुमेन राइट टू वोट के लिए ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट करना. और फिर बहुत सालों के प्रोटेस्ट के बाद यूएस कांग्रेस ने 1920 में 19th अमेंडमेंट पास किया बाय ग्रांटिंग वुमेन द राइट टू वोट. बट उस टाइम इसे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म नहीं कहा गया, ऑब्वियसली बिकॉज दे डिडंट नो कि सेकंड वेव आएगी या नहीं. It was only in 1963 when a book called Feminine Mystique written by Betty Friedan went viral, जिसकी 3 मिलियन कॉपीज बिकी and it made women realize कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के कारण तो उनको सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी मिली थी, नॉट सोशल इक्वालिटी, जिसकी वजह से अभी भी उनको इक्वल सैलरी नहीं मिल रही थी इन कंपैरिजन ऑफ मेन. एंड एट सम प्लेसेस दे डिडंट इवन हैड द फ्रीडम टू वर्क. उनके पास अबॉर्शन का एक्सेस नहीं था और रिप्रोडक्शन पे कंट्रोल भी नहीं था. एंड मेनी ऑफ देम वर इवन सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक लेबर. प्लस सोसाइटी में एक सिस्टमैटिक सेक्सिज्म था जो वुमेन को ये सिखाता था कि उनकी जगह घर के अंदर है. You know, they say a woman's place is in the home, and I suppose as long as she's in the home, she might as well be in the kitchen. And if they were unhappy as housewives, तो ये उनकी खुद की गलती है. उसके बाद दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू हो गए फॉर द सोशल इक्वालिटी ऑफ वुमेन. बट देन इन 60s एंड 70s यूएस सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट आते हैं, जिसकी वजह से मैरिड और अनमैरिड वुमेन को राइट टू यूज बर्थ कंट्रोल, एजुकेशनल इक्वालिटी, क्रेडिट कार्ड्स रखना और मॉर्गेजेस के लिए अप्लाई करने जैसे राइट्स मिल जाते हैं. Now to understand how the third wave started, we have to look at two important events separately, क्योंकि ये दोनों इवेंट फेमिनिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सामने लेके आएंगे. फर्स्ट इज अनीता हिल्स केस 1991. इसमें अनीता हिल अपनी टेस्टिमनी देती है सीनेट जुडिशरी कमेटी के सामने अगेंस्ट क्लेरेंस थॉमस, जो उस टाइम पे यूएस सुप्रीम कोर्ट जज के लिए नॉमिनी होता है. एंड शी सेड दैट थॉमस हैड सेक्सुअली हैरेस्ड हर एट वर्क. बट इसके बाद भी कांग्रेस उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देती है और इस इंसिडेंट के बाद यूएस में सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स की बाढ़ आ जाती है, जस्ट लाइक इट हैपेंड इन द केस ऑफ मी टू. एंड सेकंड इवेंट वाज द इमर्जेंस ऑफ राइट गर्ल्स ग्रुप्स इन द 1990s म्यूजिक सीन, रीडिफाइनिंग द पंक म्यूजिक जॉनरा, हु फॉट अगेंस्ट द स्टीरियोटाइप्स अबाउट गर्ल्स. और फेमिनिस्ट्स के अंदर गर्लीनेस की फीलिंग को वापस लेके आए, जो सेकंड वेव की वजह से खत्म हो चुकी थी. और इसीलिए उन्होंने अपने लिए गर्ल वर्ड का यूज किया रादर देन वुमेन. ओवरऑल थर्ड वेव फेमिनिज्म दो चीजों पे फोकस था. फर्स्ट, workplace sexual harassment. Second, increase the number of women in positions of power. But then came Kimberly Crenshaw, who coined the term intersectionality. और दूसरी थी जुडिथ बटलर, जिसने आर्ग्यू किया कि जेंडर एंड सेक्स इज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. और इसके बाद फाइट फॉर ट्रांस पीपल्स राइट्स फेमिनिज्म का फंडामेंटल पार्ट बन गया. Now the second part of the video, that why feminism is important और ये इंडिया में स्पेशली क्यों important है.
So there is a concept called equality of opportunity. अपॉर्चुनिटी किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट या पॉलिटिक्स, कहीं भी जेंडर के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। होना तो और किसी वजह से भी नहीं चाहिए, मगर क्योंकि यहाँ हम जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। एंड दिस हैज टू एस्टैब्लिश थ्रू लीगल सिस्टम, जिसके लिए यूएस एंड यूके में वुमेन ने फाइट करी या प्रोटेस्ट किया इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म। बट इंडिया में हमें ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस से मिल गया था बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट कई सिटीजन्स को इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए बहुत से एंट्री लेवल बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली वुमेन को, चाहे वो फैमिली के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो, सोसाइटी का परसेप्शन हो या वर्क प्लेस में हैरेसमेंट। ये सारी चीजें वुमेन का सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम को लो कर देता है और सबकॉन्शियसली उनको फ्रेजाइल, वीक एंड डम फील कराता है। और इसीलिए मूवमेंट्स लाइक फेमिनिज्म बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दे ब्रेक these barriers and spread awareness in females to become independent. Second, a dependent woman is not good for anybody, चाहे वो कंट्री की इकोनॉमी हो, women की फैमिली हो या खुद मैन हो। A study shows that equal participation of women in workforce can boost India's GDP by 27%. But guess what? India का female workforce participation rate continuously गिरता जा रहा है. This lowers down the average expenditure of a family on their food and education, plus increases the burden of a single man working for the entire family. And there are many reasons for this, but some of them are lack of women-friendly infrastructure, hassle-free transportation, and women's safety through law and order. और इसीलिए feminism important है to highlight these issues in public. बट फेमिनिज्म का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है विच इज हाईली कंट्रोवर्शियल, जो कि अभी तक सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में लिमिटेड था बट ग्रेजुअली स्प्रेडिंग इन इंडिया एज वेल, विच इज आल्सो द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट व्हाट इज रॉन्ग विद फेमिनिज्म टुडे। इसको कई बार फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है और इसमें फेमिनिस्ट सिर्फ मेन एंड वुमेन इक्वालिटी की नहीं बट इक्विटी की बात करते हैं, सिर्फ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की नहीं बट इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात करते हैं, और सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट की नहीं बट डिजायरेबल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। टू गिव यू एन एग्जांपल कि ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मल फेमिनिज्म से, सो इन एनी फील्ड, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो या पॉलिटिक्स हो, मेल फीमेल इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट एस्टैब्लिश करते हो टू सिलेक्ट अ पर्सन एज पर देयर कॉम्पिटेंस। बट अकॉर्डिंग टू फोर्थ वेव फेमिनिस्ट्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए irrespective of competence criteria. Pretty fairly in Western culture already, but we can. But they're really not, though, are they? I mean, otherwise, why would there only be 7 women running FTSE 100 companies in the UK? Why would there still be a pay gap, which we've discussed at length? Why are women at the BBC saying that they're getting paid illegally less than men to do the same job? Just because women were treated unfairly in past, तो उनको आज एक एडवांटेज मिलना चाहिए। और ये किसी एक फील्ड में नहीं बट हर फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स या बिजनेस, women have to be represented equally, which sometimes goes against the natural process because men and women are not generally interested in same things. वर्ल्ड में everyone is different either one way or another, और सबके लिए different treatment expect करना impossible है। So it's better to give them equal opportunity ताकि वो खुद डिसाइड कर सकें that what they want to do with their life. Second, the issue of desirable treatment. So एक equal society में सबके पास right है to address the other person the way they want to. Then it is up to you कि आप उससे offend होते हो या उसे normally treat करते हो. But you have no right to force a person to speak in a certain way जो आपके लिए सही है, नहीं तो आप offend हो जाओगे। You got in trouble for refusing to call trans men and women by their preferred personal pronouns. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. Because this will go against the equality and freedom of speech. Now to conclude the video, feminism को समझने के लिए feminism की history समझना important है, which also tells us कि men and women की equality क्यों important है और उसको establish करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। Third, we should be vigilant to counter the attack on equality and freedom of speech. Tell me your opinions in the comment section and what do you think about this explanation. And I hope this video have helped you to understand feminism a little bit. And I'm also coming up with a new series to get the notifications. Make sure you subscribe the channel and I'll see you in the next video.